नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये सर दोस्तों खान सर बायोलॉजी क्लास नोट से ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और शुरू करते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायक करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। सरल पदार्थों में टूट जाता है। पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पहले देख लेते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर। ये है दोस्तों मुंह। मुख में डाइजेशन दोस्तों 30% है, 30% हो जाता है। ये आहार नाल है, ये आहार नाल है। ये है दोस्तों यानी लीवर। ये स्टमक है, पेट, स्टमक। ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय के बाद में छोटी आंत। छोटी आंत ये दोस्तों लगभग 24 फीट की होती है छोटी आंत। फिर ये बाहरी जो आवरण देख रहे हैं ये बड़ी आंत, और फिर ये लास्ट में यानी एनस के माध्यम से, ये एनस के माध्यम से एक्सक्रिएशन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है दोस्तों। और भोजन 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक यानी पेट यानी छोटी आंत में यानी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकता है। और इसका जो है पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। आइए दोस्तों आगे अध्ययन करते हैं। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है, एक आहार नाल, एक संबंध जुड़ी पाचक ग्रंथि। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा आदि आते हैं। संबंध पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती हैं। इसे अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। 30% पाचन मुख में ही होता है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। मुख गुहा, बकल कैविटी। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां तथा 32 दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव निर्माण होता है। लार ग्रंथ में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च माड को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। म्यूनिक एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देते हैं, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं।
मम्स। सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करती है। दांत यानी टीथ। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम सल्फेट का होता है। 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांतों का क्षरण टूट फूट क्लोरीन के कारण होता है। मानव दांत के 2 परत यानी लेयर होता है। बाहरी परत इनेमल कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग यानी डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल दांतों की रक्षा करता है। ये है दांत दोस्तों, दांत का स्ट्रक्चर। ये बाहरी वाइट वाला भाग इनेमल होता है, ये नीचे वाला भाग डेंटाइन होता है। डिफ्यूडोंट, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डिफ्यूडोंट कहते हैं, जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है। मोनोफायोडोंट, वैसे दांत जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं मोनोफायोडोंट कहलाते हैं, जैसे अकल का दांत। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये कैनाइन है दोस्तों। फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, और ये वाला दांत फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। और ये सेंट्रल इंसीजर। इस प्रकार से दांत होते हैं दोस्तों। इंसीजर कृतनक, इसे नोज टिथ भी कहते हैं। ये भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 यानी 8 होती है। 4 + 4 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। तो कैनाइन कितने होते हैं दोस्तों? एक जबड़े में 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? एक जबड़े में 4 होते हैं इंसीजर। अब बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन यानी रदनक, इसे आई टिथ भी कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2-2 यानी 4, दोनों जबड़ों में 2-2 होते हैं यानी 4 होते हैं। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीले होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमोलर, अग्रचर्वणक, इसे चेक टिथ भी कहते हैं। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और इसकी संख्या 4 + 4 यानी दोनों जबड़ों में 8 होती है। अब बात करते हैं मोलर, चवर्णक, इसे विजडम टिथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 6 + 6 यानी दोनों जबड़ों में 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर पाया जाता है। तो दोस्तों यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 होते हैं, ये 2 होते हैं, ये 4 होते हैं और ये 6 होते हैं। तो एक जबड़े की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी 21 और 23 याद रखें। 21-23 याद रखें दोस्तों, या 42-46 याद रखें। यानी 4, इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6, यानी टोटल 16। एक जबड़े में 16, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं यानी 32। टोटल दांत कितने होते हैं दोस्तों? 32, जिसमें 20 दूध के दांत होते हैं और बाकी 12 दांत परमानेंट होते हैं। ये जीवन में 1 बार निकलते हैं। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल
20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इन 20 दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव में दांतों की कुल संख्या 20 प्लस 32 यानी 52, जीवन में 52 दांत निकलते हैं। पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। हाथ का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। वयस्क में 21-23, 21-23 याद रखें। बच्चों में 21-02, 21-02। दांत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाई पड़ता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं और स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़ा में होता है 44। मच्छर में 47 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। ग्रास नली, ओसियोफेगस, ये मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ये नली के समान होता है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। अमाशय यानी पेट यानी स्टमक ये थैलीनुमा आकृति का होता है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। ये भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखता है। ये दोस्तों इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का होता है। अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। ये दोस्तों ये है स्टमक, ये स्टमक है। स्टमक की संरचना ये देखो इस प्रकार से होती है। फंडिक ये होता है, फंडिक। ग्रास नली ये होती है और ये ऊपरी वाला भाग कार्डिक होता है। ये रूजी होती है। फाइलोरिक नीचे वाला फाइरोडिक और काइम, ये नली को नीचे वाली काइम बोलते हैं। कार्डिक से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणु को मार देता है। ये भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक बीच का भाग होता है। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। ये भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुंबन होने लगती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। ये दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैल्सिनेट में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है। भोजन किसका रूप ले चुका होता है? काइम का रूप ले चुका होता है। ये है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलुइम ये 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलुइम। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पक्वाशय यानी ड्यूडेनम, जेजुनम
और इलियम 3 भाग होते हैं, ज्यूजेनम, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, पक्वाशय, जेनुनम, इलियम। अब बात करते हैं दोस्तों यकृत यानी लीवर। लीवर का काम क्या होता है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। यकृत में पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। अब बात करते हैं दोस्तों पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर की। इसमें यकृत द्वारा पाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाला जाता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक हैं। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। ये पित्त भोजन कायम में उपस्थित वसा यानी फैट को तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये है यकृत, ये पित्ताशय है दोस्तों। ये क्या है? पित्ताशय। ये आहार नाल है, ये अमाशय यानी पेट है, और ये अग्न्याशय है, और ये ड्यूडेनम जठर अग्नि, और ये ज्यूजेनम, और नीचे वाला भाग दोस्तों इलियम होता है, बिलाई जिसको कहते हैं। पक्वाशय या ग्रहणी यानी ड्यूडेनम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है, जहाँ इसमें पित्त मिलता है यानी बाइल जूस मिलता है, और वह क्षारी बन जाता है। कैसा बन जाता है? अम्लीय से क्षारी बन जाता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। नंबर 1 कोलेसिस्टोकाइनिन, और अगला है सिकेटिन। 2 ये हार्मोन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोलेसिस्टोकाइटिन की। इसका काम क्या है? ये पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन क्षारी हो सके। सिक्रेटिन क्या करता है? ये अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये भोजन के सभी अवयव को पचाता है। ट्रिप्सिन, नंबर 1 ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? पेप्टाइड में बदल देता है। अब बात करते हैं एमाइलेज। ये स्टार्च यानी मड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज, ये पित्त द्वारा पायसीकृत इमल्सिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल या वसी अम्ल यानी फैट्रिक एसिड में बदल देता है। अग्न्याशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस। लेट यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी और बाद भोजन जेजुनम में आता है। जेजुनम के बाद इलियम में आता है। इलियम का काम क्या होता है? इलियम ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण इलियम दोनों करती है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इन सभी आंत रस को शक्स इंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है।
प्रोटीन प्लस प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है अमाशय में, फिर पेप्टाइड में ड्यूडेनम में बदलता है, एमिनो एसिड में इलियम में बदलता है। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है वसा का। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। और वसा को ग्लिसरॉल में तथा वसी अम्ल यानी फैटी एसिड को में बदल देता है। लाइपेज वसा, वसा को ग्लिसरॉल में और ग्लिसरॉल वसी अम्ल। माल्टेज ये माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज ये सुक्रोज चीनी को पचाता है। लैक्टोज ये लैक्टोज को पचाता है। नोट, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे विली कहते हैं। विलाई अवशोषण करने का कार्य करता है। विलाई अवशोषण करने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिस कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत यानी इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, काइल का रूप ले लेता है। अब बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है यानी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत में विटामिन बी का भी निर्माण होता है। सीकम, कोलन, रेक्टम, मलाशय ये 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, मलाशय। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। ये सेल्यूलोज को पचाता है। किसको पचाता है, सेल्यूलोज को पचाता है। ये जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग को अवशेषीय अंग यानी वेस्टेज कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता, जैसे अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्रीमोलर, पीना, कर्णपल, त्वचा के बाल etc। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद भोजन कोलन में जाता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये है दोस्तों कोलन, डाइजेस्टिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, अपेंडिक्स। ये होती है दोस्तों अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स सिगमोंड कोलम और ये रेक्टम होता है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। अंताग्रहण, इंजेक्शन, भोजन को निगलने की क्रिया को अंताग्रहण कहते हैं। पाचन, डाइजेशन, भोज पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, पचे भोज पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उसे अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, पचे भोज पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग, डिफेक्शन, पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। ये दोस्तों टॉपिक समाप्त हुआ।
वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, इसी तरीके से मैं और भी वीडियो बना सकूं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।